हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। ऐसे में सबके साथ एक ही सवाल आ रहा है, महाकुंभ में रुकने की क्या व्यवस्था है, कैसे वो त्रिवेणी संगम तक जा पाएंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान करने की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया पे लोग देख देख के परेशान हो चुके हैं। तो आज के वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ उन लोगों के लिए जो एक दिन में त्रिवेणी संगम पहुंच के स्नान करना चाहते हैं, तो कैसे वो स्नान कर सकते हैं, उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे आना होगा, रेलवे स्टेशन से कैसे वो त्रिवेणी संगम तक पहुंच पाएंगे, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कैसे पूरा वन डे ट्रिप में वो प्रयागराज महाकुंभ 2025 ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम बराबर महाकुंभ 2025 क्योंकि कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आने के लिए सबसे सही और सबसे आसान तरीका है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन बहुत आसानी से प्रयागराज आ सकते हैं और प्रयागराज में 9 स्टेशन के लिए आपको आपके शहर से ट्रेन मिल जाएगी, जिनमें से प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज जंक्शन, नैनी जंक्शन, चिवकी जंक्शन, रामबाग जंक्शन, झूसी रेलवे स्टेशन, फाफामऊ रेलवे स्टेशन, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 3 नामों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन। ये तीनों रेलवे स्टेशन अलग अलग हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि शाही स्नान वाले दिन प्रयागराज संगम के लिए आपको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिस दिन शाही स्नान है या फिर नॉर्मल स्नान है, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद के लिए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, तो आपको प्रयाग जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा। लगे हाथ आपको स्नान के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो महाकुंभ में 2 तरह के स्नान होते हैं, एक नॉर्मल स्नान होता है, एक शाही स्नान होता है। तो जिस दिन शाही स्नान है भाई, उस दिन महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ होगी और इस दिन आपको स्नान करने के लिए 2-2.5 घंटे का वेट भी करना पड़ेगा अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते हैं। तो शाही स्नान की डेट है 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन शाही स्नान है, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को शाही स्नान, फिर 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी वाले दिन शाही स्नान पड़ेगा। शाही स्नान वो स्नान होते हैं जिस दिन जितने साधु संत अखाड़े वाले होते हैं इसी दिन जाके त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, और इसी दिन जितने भी भक्त बाहर से आएंगे, जो लोकल लोग होंगे, वो भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन साधु संत को स्नान करने के बाद वो त्रिवेणी संगम पे स्नान कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप शाही स्नान वाले दिन महाकुंभ पहुंचेंगे तो आप त्रिवेणी संगम पे स्नान नहीं करना चाहते हैं, तो पूरे संगम क्षेत्र में आपको जगह जगह घाट बना दिए गए हैं। आप अगर चाहें तो वहां स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन शाही स्नान होगा भाई, उस दिन त्रिवेणी संगम पे बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा रस आपको देखने को मिलने वाली। इसके अलावा सामान्य स्नान भी यहाँ पे पड़ते हैं, जो कि 13 जनवरी को पहला स्नान है, 12 फरवरी नॉर्मल स्नान माघी पूर्णिमा को पड़ेगा, फिर 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन आखिरी स्नान पड़ेगा, जिस दिन से महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो बहुत से भक्त पूछ रहे थे स्नान के बारे में, काफी कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल स्नान पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो अखाड़े वालों के लिए रोक दिया जाता है शाही स्नान पे, आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। नॉर्मल स्नान पे आप आराम से त्रिवेणी घाट पहुंचेंगे और बहुत आराम से आप स्नान कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जिस दिन साधु संत स्नान करते हैं शाही स्नान वाले दिन, तो उस दिन आपको 2-2.5 घंटे के लिए रोक दिया जाएगा कि जब तक साधु संत स्नान करते हैं उसके बाद आपको स्नान करने दिया जाए। कोई भी स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं रखा गया है, ना कोई रजिस्ट्रेशन रखा गया, तो किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। आप आराम से अगर शाही स्नान वाले दिन ही स्नान करना चाहते हैं तो भाई बहुत आराम से स्नान करने पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कुंभ में जाना, स्नान करना ऑलमोस्ट सभी सनातनियों की इच्छा है, लेकिन कोई महाकुंभ आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, ये ईश्वर की मर्जी पर है। लेकिन मैं एक हिसाब से आपको बता दूं, लगभग 40 से 45 करोड़ों की इच्छा इस महाकुंभ 2025 में स्नान करने की पूर्ण होने वाली है। ये कुंभ आसान नहीं है, प्रशासन सरकार ने भरपूर व्यवस्थाएं की हैं, किंतु जो है ना, व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होंगी, क्योंकि इसीलिए कुंभ आने से पहले सभी को मन में एक बात सोच लेनी है, सबको एक चीज दिमाग में बैठा लेनी कि भाई महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं, तो भाई आपको तकलीफ तो थोड़ी बहुत होगी ही होगी, क्योंकि रहने के लिए केवल 3 साधन। एक है कि आपके पास भरपूर धन है, आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं एक रात के लिए, इसमें आपको 5 स्टार वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। कुछ कम पैसे खर्च करेंगे, 20, 25, 30 हजार रुपए, तो आपको इसमें बेसिक होटल की सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप 12-15 हजार आपको बहुत ही बेसिक टेंट मिलता है तो आप इसमें रह सकते हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शहर में भी यही सारे हालात हैं और कुंभ क्षेत्र जो डेवलप किया गया है भाई, यहाँ भी आपको सारे इसी तरह के हालात देखने को मिलने वाले, क्योंकि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में जो रुकने की व्यवस्थाएं की जा रही है, लगभग 5-6 लाख लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम मान ले 50 करोड़ आदमी आने वाले हैं, तो लगभग 1 करोड़ आदमी पर डे, अगर हम 50 लाख आदमी भी पर डे मान के चलते हैं भाई ना, तो रुकने की व्यवस्था है तो 5 लाख मान लेते हैं, बहुत ज्यादा 10 लाख मान लेते हैं। तो जब रुकने की व्यवस्था ही 5 से 10 लाख लोगों की हो रही, तो बाकी का आदमी कहाँ जाएगा। ट्रेनें कितनी भी गवर्नमेंट चला रही हो, बस कितनी भी गवर्नमेंट चला रही हो, आपको हर जगह भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, हर जगह आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि महाकुंभ आसान नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ मैनेज करने में सरकार को भी बहुत दिक्कतों का सामना
सामना करना पड़ता है और हाथ पैर फूले होते हैं, इसीलिए जगह जगह पे बैरिकेडिंग की जाएगी, जगह जगह ट्रैफिक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। और शाही स्नान वाले दिन तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे नंबर देखे होंगे, बहुत सारे टेंट सिटीज भी आप देख रहे होंगे, भाई इस नंबर पे करके बुकिंग कर सकते हैं। तो भाई पहली बात मैं बता दूं, लगभग सभी चीजें फुल आपको देखने को मिलने वाली है स्नान और शाही स्नान वाले दिन। और नॉर्मल के दिनों में भी आपको रेट बहुत ज्यादा हाई मिलने वाले हैं या फिर बुकिंग फुल मिलने वाली। इसलिए मैं बता दूं आपको कि कहीं भी इंस्टा रील, सोशल मीडिया, फेसबुक पर जो आपको दिख रहा है वो आसान नहीं। आप सोच समझ के आए, बहुत अच्छे से जो सोच रहे हैं ना बहुत आराम से कुंभ में स्नान हो जाएगा, तो भाई वो थोड़ा सा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे नहीं आ रहे, एक धार्मिक मेले में आ रहे हैं जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद उनके स्नान हो जाएं। इसीलिए मैं सबसे सही तरीका बता रहा हूँ, आपको बाई ट्रेन आना है। सुबह सुबह जिस किसी भी रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिलती है, आप उस स्टेशन पे आएंगे सबसे पहले। और फ्रेश होने के लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि सुबह सुबह आप जिस ट्रेन से आएंगे तो अपनी ट्रेन में ही आप फ्रेश हो लें, ताकि जब आप त्रिवेणी घाट संगम पहुंचे तो वहां पे फ्रेश होने के लिए आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहां पे वॉशरूम वगैरह बहुत सारे बनाए गए, लेकिन भीड़ की वजह से भाई गंदगी भी देखने को मिल सकती है आपको, और साफ सफाई ना के बराबर ही मिलने वाली है। मैं पहले से इस चीज को बता रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है ना भाई वो नहीं साफ सुथरे रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले, जो लोग आते हैं भाई वो जगह जगह कूड़ा कर देते हैं, वॉशरूम जाएंगे पानी नहीं डालेंगे, फ्रेश होने जाएंगे पानी नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद ना सबसे अच्छा तरीका, आप बाई ट्रेन आते हैं, सुबह सुबह ट्रेन में फ्रेश हो लीजिए, और उसके बाद जिस स्टेशन पे आप आएंगे, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले आपको जाना है त्रिवेणी घाट संगम के लिए। अब मैं बताऊं त्रिवेणी घाट संगम आप कैसे जाएंगे। तो जो मुख्य रूप से 9 स्टेशनों के लिए ट्रेनें संचालन की जा रही हैं, तो इनमें से सबसे नजदीकी स्टेशन झूसी, नैनी, रामबाग 5-6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इसके अलावा प्रयाग जंक्शन 5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इन सभी रेलवे स्टेशन के पहुंचने के बाद एक तो आपके पास बाहर जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज है कि फ्री में बसें चलाई जाएंगी, तो निःशुल्क रूप से जो बसें चलाई जाएंगी इनमें भी बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो इन्हीं बसों से आप त्रिवेणी संगम के नजदीक 2 किलोमीटर के सर्कल में पहुंच जाएंगे। फिर 2 किलोमीटर के सर्कल में आप किधर से भी आ रहे हो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल जाने के लिए आप अगर इधर से आते हैं लखनऊ फाफामो साइड से, तो आपको वहीं पे एक परेड ग्राउंड पड़ता है, तो परेड ग्राउंड से आप हनुमान मंदिर होते हुए पैदल पहुंच जाएंगे त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना है। तो स्नान करने के लिए आपको वहां पे त्रिवेणी घाट मुख्य रूप से वो जगह है जिसे कहते हैं जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, तो वहां पहुंच के बहुत से भक्तों को स्नान करना होता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, कोशिश करें नाव से जिस जगह पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती वहां जाने की कोशिश ना करें, बाहर साइड ही आपको स्नान कर लेना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी शाही स्नान वाले दिन, नॉर्मल स्नान वाले दिन। तो भाई नाव एक तो आप जाएंगे 100-150 रुपए खर्च करेंगे, दूसरा उस जगह पे एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड क्षेत्र होता है स्नान करने के लिए, तो आप बाहर साइड ही स्नान कर लें। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहें ना तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह घाट बनाए गए हैं, तो कोशिश करें किसी भी घाट पे आप स्नान कर लें। पर्टिकुलर त्रिवेणी संगम पे स्नान करने जाते हैं आप, तो आपको स्नान तो हो जाएगा, लेकिन आपको परेशानी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो इसी हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। तो आप सुबह सुबह जिस भी ट्रेन से आए, कोशिश करें कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप बाई ट्रेन प्रयाग पहुंच जाएं। फिर वहां से आप जहां तक के लिए आपको टैक्सी मिल जाए या फिर बस मिल जाए वहां तक पहुंचे, फिर वहां से आप पैदल चले जाइए, क्योंकि ये मैं पहले से नहीं बता सकता टैक्सी कहां तक मिलेगी, बस कहां तक मिलेगी, ये वहां पे भीड़ पे डिपेंड करेगा। भीड़ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा, भीड़ जितनी ज्यादा कम मिलेगी उतना कम आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो आप सुबह सुबह पहुंचेंगे त्रिवेणी घाट संगम स्टेशन से, किसी भी स्टेशन आप आएंगे तो वहां से त्रिवेणी घाट संगम पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। शाही स्नान के दिनों में, नॉर्मल के दिनों में आपको आधे घंटे का समय लगने वाला है। त्रिवेणी संगम पहुंची, वहां पे स्नान करिए, स्नान करने के बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ करिए, और फिर वहां से बाहर आके आप चले जाइए हनुमान जी के दर्शन करने। यहीं पास में ही त्रिवेणी संगम के लेटे हनुमान जी मंदिर पड़ता है, वहां दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद आप चले जाइए अच्छे वट में आप दर्शन करिए, और उसी के बाद एक अच्छे मंडपम मंदिर बना हुआ है, वहां जाके आप दर्शन कर लीजिए। और इन तीनों में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए अखाड़ा क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र जाइए जहाँ पे सभी साधु संतों के दर्शन होते हैं। तो आप महाकुंभ आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, तभी आपको अखाड़ा क्षेत्र जाके विजिट करना चाहिए। अखाड़ा क्षेत्र में जाने के लिए जो मुख्य अखाड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे बड़े बड़े अखाड़े उनका क्षेत्र है पंटून नंबर पुल, जो पीपे वाला पुल बना है उसे 10 नंबर 11 नंबर 6 नंबर 7 नंबर इन पुलों से आवागमन हो रहा है। यहाँ पे जाइए, आप जितने भी साधु संत हैं उनके दर्शन करिए। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो मंदिर जितने बने हुए आप बाद में आके भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आप इन 3 मंदिर जो मैं बता रहा हूँ उनके दर्शन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, और उसके बाद जो अखाड़ा क्षेत्र विजिट करिए। उसके बाद जितनी भी समय की आपकी ट्रेन हो वापसी में, तो आप वापसी कर लीजिए। और वापसी की ट्रेन अगर आप मान लीजिए रात के 10 बजे की, तो आपको 8 बजे ही अखाड़ा क्षेत्र छोड़ देना है, क्योंकि जाम के वजह से कहाँ पे कब कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाए भाई, तो आपको 1.5 से 2 घंटे पहले ही स्टेशन के लिए निकल जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें
तो 1 डे की ट्रिप प्लान कर सकते हैं अगर आपका उद्देश्य सिर्फ महाकुंभ 2025 में आके स्नान करने का है। और इसके अलावा अगर आप भाई 2 दिन रुकते हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ रुकने की क्या व्यवस्था है, कैसे आप रुक सकते हैं। भाई रुकने की व्यवस्थाएं हैं, निःशुल्क रूप से भी हैं, अखाड़ों में भी मिल जाएंगी, और जो सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है आधार कार्ड लेके 100 रुपए में, 500 रुपए में, या फिर जो ट्रेन बसेरे बनाए जा रहे हैं, इन सब में रुकने की व्यवस्थाएं तो, लेकिन भीड़ की वजह से कितने लोगों को रुकने की व्यवस्थाएं हो पाएंगी भाई ये नहीं पता। और यहाँ पे भी देखना लोकल लोगों का सोर्स सिफारिश चलेगा, तो हर जगह आपको ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है महाकुंभ 2025 में। और मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ भाई, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। आप महाकुंभ आइए, स्नान करिए, लेकिन दिमाग में ये चीज रख के आइए कि कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलना है, थोड़ी बहुत तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, ट्रेनों की जो भीड़ है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, कोशिश करें शाही स्नान अवॉइड करें, नॉर्मल स्नान पे आप आ सकते हैं, या फिर नॉर्मल के दिनों में आ सकते हैं, या फिर जैसे जैसे महाकुंभ के दिन बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे जनवरी खत्म होगी फिर फरवरी शुरू होगी, वैसे वैसे महाकुंभ में भीड़ भी कम होती चली जाएगी। तो आप आखिर के दिनों में आके शाही स्नान तो नहीं कर सकते, नॉर्मल स्नान आप कर पाएंगे। तो इस हिसाब से भी आप महाकुंभ 2025 की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।